नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे मुख्यतः बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं। थोड़ा खट्टे-मीठे रहे हैं, खालिदा जिया का टर्म रहा है तो खराब रहे हैं और शेख हसीना का रहा है तो फ्रूटफुल रहे हैं, अच्छे रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के सिनेरियो से ये दोनों ही गायब हो रही हैं। खालिदा जिया ने अभी बांग्लादेश छोड़ दिया है, अपने इलाज के नाम पर लंदन रवाना हुई हैं और शेख हसीना को जिन परिस्थितियों में अपना देश छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी, वो हम और आप सब जानते हैं। अब वहाँ एक नया खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट्स के नाम पर जमाते इस्लामी वाले या जो कट्टरपंथी जमातें हैं या आईएसआई के पिट्ठू कह लीजिए, वो जो सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, शेख हसीना के सरकारी आवास में उनके अंतर्वस्त्र जो है वो कैमरों के ऊपर लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। ये लोग अपनी एक नई पार्टी बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। मेरे साथ आपके चिरपरिचित और जाने-माने जियोपॉलिटिकल इश्यूज के विशेषज्ञ आदि अचिंत जुड़ रहे हैं। आदि जी को जोड़ करके इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आदि जी, नमस्ते, बहुत स्वागत नमस्कार है सर। आप। धन्यवाद सर। आदि जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये खालिदा जिया, उसकी जो टाइमिंग है देश को छोड़ करके चले जाने की, भाग जाने की, 20 जनवरी से पहले वो लंदन निकल गई और वैसे तो जेल में थी। 5 अगस्त के बाद वो जेल से भी रिहा हुई। उसके बाद मोहम्मद यूनुस की जैसी भी ये लुंज-पुंज काम चलाऊ सरकार है, उसने उनको इतनी इज्जत भी बख्शी कि साहब उनके घर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता हार्डली 10 से 15 मिनट का है, लेकिन 3 घंटे तक उनको जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। दोनों तरफ उनके अपने बीएनपी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग खड़े हुए थे और 3 घंटे में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और फिर फ्लाइट पकड़ के लंदन के लिए रवाना हो गई। तो इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या वो भागी हैं? नंबर 2, मोहम्मद यूनुस भी भागेंगे क्या? और वो समय कब आएगा? थैंक यू सर। देखिए, खालिदा जिया का तो बीएनपी पार्टी के साथ इनका संबंध है और ये हमको पता है। उनके जो एक्टिंग चेयरमैन, उनके बेटे तारिक रहमान इस टाइम पे इंग्लैंड में ही हैं और वो वहीं पर ही हैं। जब से उनके ऊपर केसेस वेसेस डले थे तो वहीं पर ही रहते हैं वो। बट देखने वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसी रही है, अंदर एक अपीसमेंट की पॉलिसी रही है। वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है जब सब साथ नहीं जा सकते। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के एलिमेंट्स हैं, जमात है वहाँ पर और हिजबुल तहरीर है और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये मेन स्ट्रीम एलिमेंट्स हैं। बीएनपी की बात करें तो सर, बीएनपी को इस टाइम पे एक चीज़ बड़ी क्लियर पता है कि अगर इलेक्शंस अभी हुए तो बीएनपी का कुछ चांस है, अदरवाइज़ डिले हो गए तो फिर बात की बाद में है कि उनको ये डर है कि शेख हसीना अगर वापस आ गई, तो फिर पंगे हो जाएँगे। तो उनको फटाफट इलेक्शन चाहिए और उस बीच में, इन दोनों के बीच में आग-वाग लगती रहती है और अभी तो खुले में आके एक-दूसरे को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। एक-दूसरे को नाम-वाम भी चढ़ाना शुरू हो गए हैं, तो ये भी गेम शुरू हो गया है। बट देखिए सर, गेम बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, बीएनपी को ये भी पता है कि साहब ये जमात वाले जो हैं, अभी ये मेन स्ट्रीम में आ रखे हैं। बीएनपी और जमात एक टाइम पे बड़े क्लोज़ थे। इनके साथ भी कुछ रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो जमात की तरफ जाना नहीं चाहते। एक है तबका जो जमात की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनका कनेक्शन पाकिस्तानी रज़ाकारों के साथ होता है। तो बीएनपी की तरफ से भी जमात को भी खुलेआम गालियाँ देने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला है कि जमात ने आज तक कभी भी 1971 में जो चीज़ें हुई थी, उसका कभी भी अपॉलॉजी उन्होंने करी नहीं है। अब थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ सर, बीएनपी का हमेशा से रिश्ता नाता रहा है सीआईए की तरफ से, और 2018 की अगर आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़ें
इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स, उनमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि बीएनपी के पास इतना पॉलिटिकल विल नहीं था और इतना पॉलिटिकल दम नहीं था कि वो जो जो चीज हम उसे कराना चाहते थे वो आगे को लेके जाएं। अमेरिकन तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि इनका थोड़ा सा रजीम चेंज किया जाए यहाँ पर। तो ये बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि इनके अंदर इतना दम था नहीं कि ये पूरे गेम को आगे कर सकें, और इनसे काफी इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई अमेरिकन को कि साहब ये ढीले हैं, इनमें इतना क्या है पता नहीं, इतने पैसे भी दे दिए, पूरा वेस्ट हो गया टाइप्स। बट हैविंग सेड दैट, एक इनका रिश्ता नाता अमेरिका के साथ बड़ा जबरदस्त है, उस पे भी मैं आता हूं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि देखिए, जमात को पता है कि भाई यही टाइम है कुछ करने का। स्टूडेंट्स के साथ मिलके, हिजबुल तहरीर के साथ मिलके, अंसरुल बंगला के साथ मिलके, ये लोग एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम ये लोग रख रहे थे किंग्स पार्टी। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से तो ये भी एक वो आ गया कि भाई हम तो एक प्रोक्लेमेशन करेंगे जहां पर जुलाई जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ, सेकंड इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। तो इन्होंने 31 दिसंबर को तारीख रखी थी, उसके बाद 15 जनवरी को तारीख रखी थी। अब तो बोलते भैया बाद में बताएंगे कब करना है, अभी कुछ पता नहीं है। पहले गवर्नमेंट उससे पीछे हट रही थी, फिर साथ में आई। अब वहां पर गड़बड़ क्या हुई सर, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते थे, तो बीएनपी ने काफी इसके ऊपर आवाज उठाई। जब कॉन्स्टिट्यूशन रद्द करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये हो। तो इन लोगों ने बोला यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो। और इसके बीच में यूनुस और आर्मी के बीच में भी काफी सारे अभी टेंशन हैं। 1-1.5 महीने पहले हमको ये भी पता चला था कि यूनुस को एक बारी रात को 2-3 मेजर जनरल ने जाके समझाया भी था कि बेटा ये सब ना करो, आर्मी चीफ की तरफ मत देखो, बाकी सब आप ठीक हो। वैसे भी सर लॉ एंड ऑर्डर तो आर्मी के हाथ में है। अभी पिछले 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि भाई 60 दिन और मैजिस्ट्रियल पावर्स आर्मी को पूरी तरह से इन लोगों ने दे रखी है, क्योंकि संभलता नहीं है इनसे। बीएनपी सर देखिए, भागी हैं कि नहीं भागी हैं, जो भी कह लीजिए, शी नोज दैट हर लाइफ मे नॉट बी एज सिंपल, ये बात बड़ी क्लियर है। और अगर इतना ही बीएनपी और यूनुस का गुट्ठा होता तो तारिक रहमान अभी तक वापस आ चुका था, वो वापस नहीं आ रहा। सो दैट टेल्स यू कि यार इतना भी क्लियर नहीं है यूनुस और बीएनपी के बीच में, जो जितना लोग बोलते हैं, उनके बीच में टेंशन है। दूसरा सर देखिए, 20 जनवरी आ रही है, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि 12:01 20 जनवरी 2025 को जितने भी इंटेलिजेंस एसेट्स दुनिया में हैं, उन सबको, और जो बेसिकली ये जो बाइडेन के साथ काम कर रहे थे, उनके वॉर कैबिनेट के साथ काम कर रहे थे, उन सबको जरा वापस आना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन-कौन निकलता है बांग्लादेश में से भी, बिकॉज़ काफ़ी लोग होंगे वहाँ पर जो यूनुस को सपोर्ट कर रहे होंगे। यूनुस थोड़ा-सा डेस्परेट पोज़ीशन में है सर इस टाइम पे, वो वैट बढ़ा रहा है अपने देश के अंदर। उसने कई जगहों पे तो 50% वैट बढ़ा दिया, आपको पता है? आई मीन अगर आप बादाम लेने जाएँगे बांग्लादेश में तो 50% वैट पड़ता है आपको। गाड़ी-वाड़ी 15-20% ये वो, तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, और ऊपर से चावल की किल्लत की वजह से काफ़ी वहाँ पर और परेशानियाँ हो रही हैं। जो राशन कार्ड और ये सब चीज़ें हैं, इनके ऊपर अभी चावल-वावल देना इन लोगों ने बंद कर रखा है। तो चावल की कमी भी है, काफ़ी कुछ इनमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है सर, सब लोग बेसिकली लड़ रहे हैं कि यार कहीं कोई बाहर निकले, और प्रोटेस्ट देश बन चुका है। रोज कोई ना कोई एक प्रोटेस्ट हो जाता है वहां पर, हंगर स्ट्राइक, ये वो। कल कोई एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर हंगर स्ट्राइक हो रखी थी, 35 बंदे हंगर स्ट्राइक में, 2 बंदे ऑलरेडी हॉस्पिटल में। मतलब ये एक एक वो राज बन गया वहां पर कि कुछ चाहिए तो जबरदस्त प्रोटेस्ट करो, फिर कुछ मिल जाएगा। तो सर हैंडलेबल सिचुएशन है नहीं, इट्स नॉट एज गुड एज एनीथिंग एल्स। एंड कई लोग का तो यही मानना है कि यूनुस भी भागेगा। मैं भी कुछ ऐसी मानता हूँ, बट कब भागेगा इज अ बिग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से वो कुछ हेल्थ वेल्थ का करके कुछ भागेगा। इधर पे मेरी भी तबीयत खराब है तो सर 84 साल का है, तो ऑब्वियसली कुछ हो सकता है विच विल बी वेरी बिलीवेबल। तो ऐसा कुछ लगता है, देखते हैं आगे, बिकॉज इस पोजीशन इज गेटिंग वेरी वीक सर। वो सब धीरे धीरे करके इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जमात ने भी एक दिन उस दिन स्टेटमेंट दे दिया, कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ये लोग कि भाई ये प्रोक्लेमेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन हटाएंगे, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि ये खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज जमात वाले एक स्पोक्स पर्सन ने बोली। तो ऑल इज नॉट वेल सर, हर कोई अपनी जगह बनाना चाह रहा है और कोई अपने आप को सेट करना चाह रहा है, एंड लोग बीच में कुट रहे हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट सर। आदि जी एक बात समझाइए, इधर शहबाज शरीफ की, मोहम्मद यूनुस की मुलाकातें, गर्मजोशी, व्यापार, तमाम दूसरी चीजें उन मोर्चों पर, और एक खबर ने तो मुझे चौंकाया है, जो कभी नहीं हुआ संभवतः 1971 के बाद से, उसकी भनक लग रही है, उसकी खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष है, जनरल
साहिर शमशाद मिर्जा, ये बांग्लादेश का दौरा करने वाला है और वहाँ सेना के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इन्फेंट्री और जो टैक्टिस स्कूल है, डिफेंस सर्विसेज कमांड स्कूल है, ये उनका दौरा करेगा और वहाँ जो युवा अफसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको संबोधित करने वाला है। अगर ये खबर सही है, तो ये तो बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए भी चौंकने का एक समय है और मुझे तो लगता है कि आईएसआई जो है वो अपनी चाल में बहुत हद तक कामयाब हो रही है। देखिए सर, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। ये न्यूज़ आई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ये चीज़ें हैं, बट आर्मी चीफ का जब स्टेटमेंट आया था बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए खुले में बोल नहीं सकते ये, दे कांट। एंड देखिए सर, पाकिस्तान का ये एक ऑब्वियसली नज़रिया रहेगा आपकी तरफ थोड़ा सा उंगली दूसरी तरफ एक फ्रंट खोलने का। मैं थोड़ा आगे जाऊँगा सर उसके ऊपर। एक तो देखिए, मैंने एक अपने आप से काफ़ी टाइम से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या भारत को तंग करने के लिए बांग्लादेश करना ज़रूरी था? बांग्लादेश में जो भी कह लो सर, भारत को अगर आप तंग ही कर रहे हो, भारत के साथ रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रहे, अमेरिका की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो क्या इतनी बड़ी प्राइस ज़रूरी थी कि नहीं थी? कि कुछ और गेम भी है? मेरे हिसाब से सर और भी गेम है। एक तो है कि साहब आपका भारत को थोड़ा-सा उंगली करते रहो, थोड़ा जिहाद-विहाद ये वो एंड ऑल दैट, और उसमें पाकिस्तानी माहिर है। आपने देखा ही होगा कि भई पाकिस्तानियों के लिए अभी तो ई-वीज़ा फैसिलिटी दे रहा है वो। तो माहिर हैं पाकिस्तानी इन चीज़ों में। दूसरा सर, थोड़ी ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप निकलें बांग्लादेश से, तो एक जगह आती है राखीन, जहाँ पर अराकान आर्मी का काफ़ी बड़ा होल्ड है। और अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है रोहिंग्या। नाउ रोहिंग्या बीच में डिफरेंस आता है क्योंकि है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, रेडिकलाइज्ड है कई कई जगहों पे, और कई जगहों पे तो एक इनके आर्म्ड गुट भी है। इसको आप लेके जाइए म्यांमार की दूसरी तरफ, ईस्टर्न साइड, ठीक है, जहाँ पर शांत स्टेट है। शांत स्टेट में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट के बीच में काफ़ी हद तक राइटिंग होती है, व्हिच इज़ वेरी कॉमन। तो एक लाइन अगर आप खींचे, मुस्लिम लाइन अगर आप खींचे, वो आपको लेके जाएगी यहाँ से वेस्टर्न म्यांमार में, वहाँ से आप डायरेक्टली यूनान में जा सकते हैं या फिर आप थाईलैंड में जाके देखिए। नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर भी एक गुट है जो पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस मुसलमान है वहाँ पर। तो ये पूरा कनेक्शन बनता है टू अ पॉइंट इन चाइना। चाइना का जो भाग है उसका नाम है यूनान। यूनान में सर करीब-करीब 700,000 मुस्लिम्स रहते हैं और वो चाइना का सबसे अंडर डेवलप्ड रीजन है। ठीक है? वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं और वहाँ पर स्टैबिंग अटैक्स और ये सब उल्टे काम भी होते हैं बाय द वे। पिछले आई थिंक 3 महीने पहले एक बंदे ने चाकू लेके मार्केट में 21 लोगों को मार दिया था वहाँ पर। तो ये सब काम भी होता है वहाँ पर। तो एक वल्नरेबिलिटी मेरे को दिखती है कि यार चाइना को ऊपर से अटैक करने की बजाय क्या ये जो पूरा गेम चल रहा है नीचे से अटैक करने के लिए, क्योंकि सर पाकिस्तान, मेरे शो में हम उसको प्यार से हीरा मंडी बोलते हैं, ठीक है? अब हीरा मंडी को जो पैसे फेंकेगा वो करेगा, और पाकिस्तान ने रशिया में अटैक करा, ठीक है? वो आईएसकेपी को यूज़ करके ईरान में अटैक करा है। तो एक गुट तो है पाकिस्तान के अंदर, और ये भी पता चल रहा है कि काफ़ी सारे हुइगर्स घुसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे, जो सीरिया-वीरिया से लड़ के आए हैं। और वो चाइनीज़ को थ्रेटन कर रहे हैं। आप देखिए चाइनीज़ की यहाँ पर हालत क्या कर रखी है। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि बांग्लादेश को यूज़ करके यहाँ पे भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाए। तभी आप देखते हैं अराकान का भी थोड़ा-सा एक हार्ड स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है वो। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ही डज़न्ट वांट दैट कॉरिडोर टू कम अप। वो भारत चाइना से बात कर रहा है, यार मेरे को सोवरेनिटी, मैं जरा अपना देश डिक्लेयर करता हूँ राखीन स्टेट, आप मेरे को रिकॉग्नाइज़ करो, कुछ समथिंग टू मूव फॉरवर्ड। तो कुछ तो गेम है सर, कि यहाँ से चाइना को साइड में नीचे से यू नो इन्फिल्ट्रेट करना, कुछ बेवकूफ़ी करना वहाँ पर, और वो बॉर्डर में थोड़े इश्यूज़ भी हैं। चाइनीज़ आते हैं नॉर्दर्न म्यांमार में स्कैम करने के लिए, पता है आपको? सो नॉर्दर्न म्यांमार में जब थ्री ब्रदर अलायंस ने जुंता से लड़के अपनी जगह ली थी, सबसे पहले उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात करी, बोला भैया यहाँ पर 50,000 आपके सिटिज़न्स हैं जो साइबर फ्रॉड करते हैं, ये पकड़ो हम। एंड दे थ्रू आउट 50,000 चाइनीज़ सर, ठीक है? तो वहाँ पर ये चक्कर थोड़ा है। तो देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी, जब आप देखते हो भारत की तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप जिस तरह से भारत पे मैं आता हूँ, चाइना की भी वल्नरेबिलिटी वहाँ पर है।
भारत की अगर बात करें सर, आप देखें पिछले कुछ दिनों से यूनुस का जो बिहेवियर है, वो काफ़ी एंटागोनिस्टिक है, आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है वो। वो आपको एक प्रोवोक कर रहा है कि कुछ करो, कहीं पे यूनुस बांग्लादेश को कुछ करो, ताकि देखिए ग्लोबल जो डीप स्टेट है, ये लोग हैं, ये तो चाहेंगे भारत की कोई गलती करे ताकि ज़रा धरा जाए इसको। ये साला यूक्रेन में नहीं फँसा, ये साला इज़राइल में नहीं फँसा, ये साला पाकिस्तान में नहीं फँस रहा, इसको कहीं तो फँसाओ। तो एक वो नज़रिया रहेगा, तो वो बॉर्डर गार्ड्स आपको फेंसिंग नहीं बनाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा। तो कल वहाँ पे भी झटका मारा गया कि देखो बेटा ऐसा है, फेंसिंग तो चलेगी, तुमको जो करना है कर लो। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का आप रीड आउट पढ़ें, दैट इज़ व्हाट इट सेज वेरी क्लियरली कि भैया ये एग्रीमेंट का पार्ट है, हम करेंगे, तुमको जो करना है कर लो एंड वी एक्सपेक्ट कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड। अब ये क्यों नहीं चाहते फेंसिंग? क्योंकि सर क्या है, इनका सारा वहाँ पर जो बॉर्डर एरिया का जो इकोनॉमी है, जो ब्लैक इकोनॉमी है, वो पूरी डब्बे में जाएगी। सर गाय यहाँ से चुरा के खाते हैं, बकरियाँ यहाँ से चुरा के खाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से करते हैं। और इसका आपको एक क्लियर नज़रिया दिखा, जो बेचारे फार्मर्स गुस्सा होके जिन्होंने अपनी फेंस लगा दी। अब वो क्या है, उसको भी समझना पड़ेगा। मेन ज़ीरो लाइन से सर 150 फुट दूर हमारी फेंसिंग लगती है। जी, तो जी, वो जी। 150 फुट का जो एरिया है सर, वो किसी बेचारे का फार्म होता है वहाँ पर। अब वो फेंसिंग क्रॉस करके वहाँ जाके काम-वाम करता है, अपनी खेती करता है, अपनी गाय-भैंस को चराता है, बकरियों को चराता है। बांग्लादेशी आके वहाँ से चुरा के लेके जाते हैं। तो ये उसमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये देखो, फेंस उधर है और ये आके मेरी, तो उन लोगों ने अपनी फेंस बना दी वहाँ पर एक और। तो ये भी देखिए बहुत टेढ़ी सिचुएशन है, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आपको वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी 2 चॉइस है आपके पास, या तो आप प्रोवोक होइए या ठहर जाइए कि ओके फाइन ही इज डूइंग दिस। लोकल फोर्सेस को बोलिए भैया अगली बार आपके पास प्रोवोकेशन आए, लगाओ गोली, कोई टेंशन नहीं है, 5-6 बंदे मार दो, कोई कोई नोबडी विल क्वेश्चन यू। अब कल देखिए रात को 2 तो मार ही दिए, कल रात में बाय द वे। पिछले 12 घंटे के अंदर 2 बंदे तो ऑलरेडी ठोक चुके हैं बीएसएफ वाले। तो समथिंग हैज चेंज्ड। ठीक है, एक हार्ड स्टैंड लिया जाएगा, बट इतना हार्ड नहीं होगा कि आप एक प्रोवोकेशन में घुसे। पाकिस्तानी भी यही चाहेंगे, अमेरिकन भी यही चाहेंगे, और ये यूनिस का जो स्ट्रक्चर है, ये भी यही चाहेगा कि कुछ हो। जैसे मैंने आपको बताया, अंदर क्राइसिस है सर बांग्लादेश के, इकोनॉमिक क्राइसिस है, डॉलर की क्राइसिस है, इनके पास वीजा नहीं है कहीं जाने के लिए, सारे यहीं पर आते थे, अब वीजा फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल क्राइसिस है इनका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर जो है सर, पिछले 22 दिन हो गए हैं, वहां पर एक कैंसर का पेशेंट नहीं देख सकते वहां पर, क्योंकि उनके जो स्पेयर होते हैं वो भारत से आते हैं, वो भारत भेज नहीं रहा। 22 दिन हो गए हैं सर, एक कैंसर पेशेंट नहीं ले पा रहे लोग। तो आप देखिए छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करके ये कंबाइन होता है। तो वो भी चाहेगा कि सर अगर देश को इकट्ठा करना है तो यार कुछ पंगे लो, तो एक लेजिटिमेसी बन जाती है, जिस तरह से पाकिस्तानी नहीं करते। ओ सीज फायर पे कुछ कर, सीज फायर खोल दिया या एक दो टेररिस्ट भेज दिए, तो ओ भारत अभी देखो भारत का खतरा है और आर्मी के पीछे खड़े हो जाओ। तो ये वही एक मेंटल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों से, ताकि सच्चाई छुपाए कि देखो यार भारत हमारे साथ पंगे कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। दे विल कीप डूइंग दिस। ये एक लार्जर गेम है सर, जहां पर हमको थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, सॉफ्ट नहीं, हार्ड बट आराम से। ये मेरा सजेशन रहेगा। बॉर्डर का फेंसिंग पूरी तरह से करना है। करीब 852 किलोमीटर बचा है, जिसके लिए फंड भी है, सब कुछ है, बट वो टेरेन थोड़ी खराब है। वेस्ट बंगाल में 542 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर के करीब में बचा है। मेघालय में थोड़ा ज्यादा है, मिजोरम में करीब 100 किलोमीटर है। असम और त्रिपुरा में तो 50-60 किलोमीटर ही है, तो ज्यादा उसमें वहां बचा नहीं है। ये काम हमको खत्म करना पड़ेगा सर, देयर इज नो क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ से ये स्मगलिंग, इनको टेररिस्ट घुसाने, ये सब चीजों का काम के लिए ये लोग बहुत उतावले रहेंगे, और तभी ये पुश कर रहे हैं कि ये फेंसिंग मत बनाओ। तो पाकिस्तानियों की भी यहाँ से एंट्री थोड़ी कम हो जाएगी, ड्रग्स कम हो जाएंगे, अगर फेंसिंग डल गई तो एक डेटरेंट तो बन ही जाता है सर। तो ये चक्कर दिख रहा है, और पाकिस्तानी इंटरेस्टेड होंगे सर, क्यों नहीं होंगे। हम ही हैं थोड़े दूध के धुले, बट अभी भी हमने भी दूध अपना धो दिया है, क्योंकि आपने भी जाके तालिबान के साथ मीटिंग कर ली, तो वहां पर भी अभी रोना धोना चल रहा है, "ओए, ये क्या हो गया"। तो यही है सर, आप भी गेम खेलते हैं, वो भी गेम खेलते हैं, दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। ये गंदी सिचुएशन है, बट वी हैव टू डील विद इट। मैं दर्शकों को बताता चलूं, आदि जी ने जिस फेंसिंग का जिक्र किया है, कुल मिलाकर के भारत और बांग्लादेश की जो सरहद है आपस में मिलती हुई, वो 4156 किलोमीटर की है। इसमें से 3271 किलोमीटर पर भारत ऑलरेडी फेंसिंग कर चुका है। 885 किलोमीटर की अभी जो सरहद है वो बची हुई है।
पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा 2217 किलोमीटर लगी हुई है। असम के साथ 262 किलोमीटर है। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर है। मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर है और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर है। तो ये काम भी पूरा होगा। उनके जद्दोजहद करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आदि जी कि कहीं युद्ध का तीसरा मोर्चा तो खड़ा नहीं हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते जैसे रहे हैं वो सबके सामने हैं। एक युद्ध हम चीन के साथ भी लड़ चुके हैं। छुटपुट तो चलते रहते हैं, उसको युद्ध का नाम भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन 62 के बाद 5 साल बाद हमने चीन की सेनाओं को मारा भी था बुरी तरह। भागे थे वो जान बचा करके। ये अब गलवान, ये डोकलाम, ये सब तो स्टैंड ऑफ है, इनको मैं युद्ध वगैरह कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ अलग तरह के रिश्ते थे। कुछ वैसा ही मोर्चा ये बांग्लादेश की सीमा पर भी हमें अब झेलना पड़ेगा क्या? और क्या बांग्लादेश से अब भारत को उसी तरीके से डील करनी चाहिए जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ वो करता आया है? सर देखिए, इसमें पाकिस्तान तो देखिए उसकी जो गेम है वो तो अलग ही है, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है? तो आप उतना प्रेशर अभी बांग्लादेश पे डाल नहीं सकते, इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। जिस तरह का आप प्रेशर पाकिस्तान पे डालते हो और जिस तरह का आपने पाकिस्तान में डील करा है, जो उसकी हालत है आज, उसमें हमारा हाथ बहुत बड़ा है। ये चीज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक वॉर का थ्रेट तो नहीं है सर। देखिए, ये तो बांग्लादेशी आर्मी सुसाइड मिशन पे निकलेगी अगर कुछ बेवकूफ़ी करने की कोशिश करे। यू नो इट विल 2-3 दिन मैक्सिमम। उनके पास ना फ्यूल है, ना कुछ है सर, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इट्स इट्स मिलिटरी वाइज़ देयर इज़ नो थ्रेट। और यहाँ पर आपको मोबिलाइज़ेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, वो जितनी मिलिट्री वहीं खड़ी है, वही खेल जाएगी इनको। इतना आई मीन इट विल जस्ट बी अ हुई एंड फिनिश्ड यू नो इट विल बी लाइक दैट। टेररिज्म का मेरे को थ्रेट है सर, इन्फिल्ट्रेशन का मेरे को थ्रेट है। ये चीज़ें होंगी एंड जैसे-जैसे ये सोसाइटी रेडिकलाइज़ होगी, अब आपको पता ही है सर, डीप स्टेट रेडिकल इस्लाम का बड़ा अच्छा दोस्त है और उसको यूज़ करता है। ये मेरे को बड़ा पंगा है। अब यूके में देख लीजिए किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उसको, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। कनाडा में किस तरह से यूज़ किया जाता था, ऑल्दो नॉट रेडिकल इस्लाम बट खालिस्तानीज़ आर प्रीटी मच द सेम, ख्यालिस्तानीज़ वैसे ही हैं वो भी। उनका थॉट प्रोसेस, उनका नज़रिया दुनिया को देखने का वैसे ही है। हम वोट देंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे, ये वही उनका रेडिकलाइज़ेशन टाइप इनका नज़रिया है। तो मेरे को इतना वॉर टाइप थ्रेट दिखता नहीं है सर, इट डज़न्ट सीम सो। पाकिस्तान भी सर देखिए ऐसा है, जो मर्ज़ी कर लीजिए, पाकिस्तान के F-16 है, ये है, वो है, सर 3 दिन नहीं लड़ सकते वो। दे कांट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड उनके इंटरनल फ्रंट्स इतने ज़्यादा हैं सर पाकिस्तान के, कि जो एक मिलिट्री चाहिए होता है ना सर, आपको थोड़ा-सा खुला मैदान चाहिए होता है कुछ करने के लिए। अब पता चले इन्होंने मैदान तो खोला, पीछे से आके लोगों ने खंजर मार दिए इनके, तो फिर यू नो इमरान खान से तो संभल नहीं पा रहा तुमसे वो। वो तुमको आँखें दिखाता है जेल के अंदर बैठ के। तो इनके पास इतना वो नहीं है। तीसरा चाइना सर, चाइना इस टाइम पे ऑल्दो लॉन्ग टर्म पे आपके साथ एक वो लड़ेगा, इस टाइम पे इतना उसको इंटरेस्ट नहीं है कि आपके साथ लड़े। क्योंकि देखिए सर क्या होता है, एक डिटरेंस लेवल होता है। जब आप एक कैलकुलेशन करते हो यू नो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का, चाइना चाइना एक चीज़ देखता है सीएनपी करके, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। वो देखता है कि यार अगर मैंने कुछ करा, तो दूसरी कंट्री का पावर कितना है और मेरे को कितना डैमेज होगा, उसकी बैलेंसिंग करता है। अगर वो सर 1 से ज़्यादा है, तो वो अटैक करेगा आपके ऊपर। वो आपकी वल्नरेबिलिटी देखेगा, आपको अटैक करेगा। तभी उसने देखिए टाइम कब चूज़ किया सर, कोविड का टाइम। तो उसको दिखा कि यार वल्नरेबिलिटी है इस टाइम पे, आर्मी थोड़ी लूज़ है, इनके एक्सरसाइज़ेज़ नहीं हो रहे, इस टाइम पे घुस जाओ। इस टाइम पे वो पारा या तो सेम है या भारत का पल्ला थोड़ा भारी है इस टाइम पे। और उस समय उस शायद समय वो शायद उस समय शायद वो वुहान को भी नेपथ्य में डालना चाहता था। वुहान वुहान बहुत ज्यादा हो रहा था। ज़्यादा हो रहा था, भारत से भी हो रहा था। तो ये पल्ला हमारा इस टाइम पे थोड़ा भारी है एंड ही नोज़ दिस। वो एक देखिए, वो पाकिस्तान की तरह बेवकूफ़ नहीं है सर। उल्टे काम करेगा आपके साथ फिर भी। ये नहीं है कि दोस्ती होगी। अभी वो देखिए एप्पल प्लांट में उल्टे काम कर रहा है, कह रहा है मैं वर्कर नहीं भेजूँगा, मैं सामान नहीं भेजूँगा। क्यों? क्योंकि आपका एप्पल का सेल एक्चुअली बढ़ गया है, तो वो थोड़ा घबरा रहा है उसमें। तो ये सब करेगा वो, ही विल डू दिस। बट मिलिटरीली आई डोंट थिंक सो सर। अमेरिका की तरफ से एक थॉट प्रोसेस हमेशा रहा है कि भारत ज़रा चाइना से लड़ जाए,
तो उनको उनका दिल बहुत जोर से टूटा था जब आपने चाइना के साथ बैठ के बात कर ली। ये क्या हुआ? और वो भी ब्रिक्स समिट के बीच में आपने बात करी, वो तो मतलब परेशान हो गए थे वहां पर कि यार ये क्या है? चाइना के साथ बात कर ली, उनके विरोध के बावजूद मोदी जी मॉस्को की यात्रा कराए, गले मिलाए पुतिन से। अभी पुतिन आ रहे हैं, 1-2 महीने में पुतिन भी आ जाएंगे। तो ये थोड़ा उनको झटका लगा था। तो आपसे उनका लॉन्ग टर्म प्लान था कि भई भारत लड़े जाके चाइना से, ताकि हम पीछे से भारत को, अच्छा ये तेरे को इंजन चाहिए तू रख ले, जहाज चाहिए तू रख ले, टैंक चाहिए तू रख ले, लड़ तू लड़ते रहे। मतलब हमारा एक यूक्रेन बनाने का एक तरीका था। जो बांग्लादेश है उसको भी उसका थॉट प्रोसेस ये था कि यार इसको जरा भारत के लिए एक यूक्रेन बना देते हैं। बट वो कर नहीं सकता सर, ज्योग्राफी डजंट, एक ज्योग्राफी एक फैक्टर होता है। वो बांग्लादेश 3 तरह से घुसा हुआ है आपसे। क्या करेगा सर? अभी वो अराकान आर्मी ने कुछ करा तो ये उनकी वहां पर ही हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी अराकान आर्मी 1 इंच नहीं घुसी बांग्लादेश के अंदर। वो बॉर्डर पे आके खड़े हुए इनकी वहां, वही ये क्या हुआ? तो ये भी है, आपके चक्कर में उनको डर लगा हुआ है आपसे, तो टैंक वैंक लेके आके बैठे हुए हैं आपके बॉर्डर के ऊपर कई जगहों पे। दे आर स्कैर्ड। तो मिलिटरीली अगर ऑल 3 भी कुछ करते हैं एक साथ, नॉट इतना डैमेज कोई आपको नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए आपका भी फिर रिटेलिएशन होगा। हम भी चुप नहीं बैठेंगे सर, पहले 1-2 दिन मार खा लेंगे, बट लेकिन उसके बाद जब रिटेलिएशन होगा तो उनको डैमेज होगा। और देखिए सर, दुनिया भी देखती है इस टाइम पे, एंड रशिया भी खड़ा है आपके साथ, गल्फ पूरे कंट्रीज खड़े हुए हैं। इतना सर जियोपॉलिटिक्स तभी तो खेलनी पड़ती है, तभी तो एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल रोल आपको खेलना है आगे जाके। और जिस तरह से आप कर रहे हैं अभी, यू आर एवरीवेयर, आपके जयशंकर साहब हर जगह जाके हर किसी से बात करते हैं। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, ताकि आप कंटिजेंसी प्लान बना के रखें अपने आप। फाइनली एक चीज बोलूंगा सर, कंट्रीज के लिए आपको भी एक थ्रेट बना के देना है दूसरी तरफ से, और ये करते हैं। तो बांग्लादेश अगर आप अराकान मान लीजिए तो चलिए ठीक है। पाकिस्तान आप अफगानिस्तान मान लीजिए, तो वहां पर उसको भी थ्रेट है कि साला अगर मैंने यहां से खोला, ये इधर से घुस गया तो मैं क्या करूंगा? ये भी चक्कर है। चाइना के लिए अभी आप बैठे हो जाके मंगोलिया में तो वो भी परेशान होता है, और ये क्या हुआ, मंगोलिया कहाँ पहुंच गया ये? तो आपके अभी वहां पर थोड़े डीलिंग शुरू हो रहे हैं। आप क्वाड की मीटिंग, अभी जयशंकर जी जा रहे हैं यूएसए, वहां पर बात करेंगे पहली क्वाड की मीटिंग। तो जिस दिन ट्रंप इलेक्ट होगा उसी दिन शाम को मोरलेस एक फॉरेन मिनिस्टर्स की इनफॉर्मल टाइप क्वाड मीटिंग हो जाएगी। तो एक वो झक्का आता है, और चाइना जब भी क्वाड सुनता है ना, हमेशा वो नहीं 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 नहीं, क्वाड नहीं, क्वाड नहीं, क्वाड नहीं। तो सर लेवरेज आपके पास भी है। इतना इजी नहीं होगा इन कंट्रीज को ये सब करने के लिए। हैविंग सेड दैट, आपके अंदर ये अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, ये सही। करेंगे। अच्छा, ये चीन जो हमें चिकुटी काटता रहा है, हम बनटोटा, इधर नेपाल में फिर से ओली आ गया, बांग्लादेश में कुछ कुछ वो करवा ही रहा है अपने तरीके से, अफगानिस्तान में वो बैठा हुआ ही था, जैसे रिजिम चेंज हुई वहां पर वैसे ही वो एक तरीके से घुस गया था। पाकिस्तान के साथ उसके अपने हित जुड़े ही हुए हैं। मालदीव्स वाला तो इधर थोड़ा सा औकात में आया है। वो जब बीजिंग होकर के आया था तो बहुत फैल फैल करके चल रहा था, क्योंकि उसको रेड कारपेट वेलकम मिल गया था वहाँ पे, और राष्ट्रपति से हाथ वाथ मिलाने का मौका मिल गया था। लेकिन इधर चिटगांव में हम कुछ कुछ होते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भनक मिल रही है। और जयशंकर साहब का आपने जिक्र किया है, तो अभी वो भी तालिबान के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग निपटा करके आए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से आए थे, फिर शपथ समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो भारत भी कोई चुप तो बैठा नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम क्यों चुप बैठेंगे? देखिए, ये गेम खेलनी पड़ेगी आपको सर, ये हार्ड डिप्लोमेसी होती है, आपको करनी पड़ेगी। और दुनिया बदल रही है सर इस टाइम पे। आपका वैल्यू कोई आपको देगा नहीं, आपको अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी पड़ेगी कि साहब हेलो, विदाउट मी यू कांट डू स्टफ एनीमोर। और सर भारत का वो दिन गया कि भारत को आप पुश कर सकते थे, आप तंग कर सकते हो, पुश बैक नहीं कर सकते। आज वो दिन खत्म हो गए। ये चीज हमको आज मान के चलनी पड़ेगी। नाउ यू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लोग सुनते हैं आपकी बात, ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा हुआ है। तो देयर इज अ लेवरेज जो आपने भी बनाया हुआ है, रशिया आपके साथ खड़ा हुआ है, देयर इज अ ह्यूज लेवरेज देयर। देखिए सर, जयशंकर जी जब गए थे पिछली बारी अमेरिका, वहां पर मैं हमेशा बोलता हूँ डीप स्टेट के अंदर क्रैक्स हैं। जो एक ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, वो जो बाइडेन की सरकार और उसके जो आसपास लोग खड़े हैं वो हैं। और ट्रंप का है जो नया एक स्ट्रक्चर आने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप के पीछे जो लोग हैं। और यहाँ जैसे बाइडेन के पीछे जो लोग हैं, वहां पर जैसे सोरोस और काफी सारे और लोग हैं। यहाँ पर इनके पीछे इलॉन मास्क और ये टेक का जितना भी
बंदे हैं वो सारे, अभी मार्क ज़करबर्ग भी पूरा पलटी खा गया वहां पर पूरी तरह से। तो ये पूरा एक टेक इंडस्ट्री इस तरफ है। आप देखेंगे जब भी मोदी साहब जाते हैं ना, हमेशा टेक्नोलॉजी चीफ्स के साथ मिलते हैं, तो उनको पता था कि अगला क्या आने वाला है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कमिंग इन। तो पिछली बार ही गए थे दोनों से बात करने के लिए, क्योंकि आपको दोनों से लेवरेज करके रखना है, क्योंकि कल को सर ट्रंप के पास 2 साल हैं, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन होगा। अगर सेनेट हार गए ये लोग, तो फिर डेमोक्रेट्स आ गए ना वापस, तो आप उनको तो बीच की उंगली नहीं दिखा सकते, तो आपको उनके साथ भी एक बना के रखनी है, इनके साथ भी बना के रखनी है, तो आपको गेम खेलना है। एंड पिछली बार ही था कि उनको ठीक है, ओके यार, बाय बाय, विल सी यू लेटर एंड ऑल दैट स्टफ, और जो आपके थोड़े पेंडिंग चीजें हैं उसको भी, और उसके बाद देखिए सीधा एनएसए यहाँ पर आए उनके, अमेरिका के लास्ट विजिट जो अमेरिका के एनएसए की थी वो भारत में थी। बिल्कुल। देयर इज अ रीजन फॉर इट। तो काफी कुछ पीछे बैक एंडिंग में भी चल रही है, यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट योर ओन दिस थिंग। ऑब्वियसली बांग्लादेश उसके अंदर होगा, और वहां पर किसी जर्नलिस्ट ने एनएसए को पूछ भी लिया था कि साहब आपने बांग्लादेश क्यों करा, कहता नहीं नहीं हमने नहीं करा, हमने नहीं करा। तो वो भी होता है सर। तो देखिए ये सब, ये हार्ड डिप्लोमेसी है सर। अफगानिस्तान देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान पे ये सब नहीं करते, कल को आपको पाकिस्तान के साथ सेकंड फ्रंट खोलना है सर, वो आपका हिडन था, अब आपने खुले में लाके बोला है, तो आप भी बता रहे हो देखो भाई ऐसा है। आप क्या सोचते हो हमको बांग्लादेश से तंग करोगे? डोंट वरी, वी कैन हैंडल बांग्लादेश। तुम जरा अपनी पीठ के पीछे देखो क्या हो रहा है। तो आपने वहां से एक फ्रंट खोल रखा है ना, पाकिस्तानी विल बी वरीड कि यार ये दूसरी तरफ से लोगों ने अगर अफगानियों को कुछ वेपन शेपन दे दिए, और काफी रूमर उड़ रहे हैं कि आपने कुछ हथियार भी दे दिए इनको, जाके वहां पर किसी से खरीद के कहीं से कुछ करवा के आपने दे दिए। तीसरा एक फंडा है सर, देखिए अमेरिका को कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी कॉन्टेक्स्ट में आगे जाके। रशिया यूक्रेन वॉर आपने काफी काम करा है उसके अंदर, तो आपको ही कांट इग्नोर यू इन दैट गेम। इजराइल ईरान के बीच में आपके इंटरेस्ट हैं, तो कहां पर ईरान का क्या होगा? अगर ईरान का कुछ सोल्यूशन है, ठहर जाए यार मैं बात करता हूं ईरान से, लेट मी सॉर्ट इट आउट, और ईरान आपके पास बार बार आके बोलता है कि साहब वी नीड योर हेल्प, प्लीज कुछ करो, उसके मंत्री हर 2 महीने में यहाँ पर खड़े होते हैं आपके पास आके। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर एज वेल। तीसरा होगा सर, देखिए जो इस रीजन का जियोपॉलिटिक है, चाइना का क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, वो चीजों पे डिस्कशन होगी। बांग्लादेश पे डिस्कशन होगी कि यार ये आपके प्रीवियस बंदे ये करके गए हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास डिटेल्स हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये या तो तुम रोको, नहीं तो फिर यार यहाँ हम भी काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ। तो एक आपको ये डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी जाके, टू पुट द गेम अक्रॉस टू बोथ ऑफ देम कि यार आपके साथ हम ये कर रहे थे, आपने ये ठीक नहीं करा, इनके साथ ये है। तो स्ट्रक्चर आपको दोनों अपना एक मेंटेन करना पड़ेगा, और ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी सर। कोई और करेगा तो फिर आप उसके नीचे खड़े हो जाओगे। अमेरिका के साथ आपके साथ इतने इश्यूज हैं, कभी वो कोई रिपोर्ट निकालते हैं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो इंटरफेरेंस पहले करते थे, कितनी कैपेबिलिटी है इनके अंदर। और आप देखिए इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप बड़े अगेंस्ट है सोरोस के, तो उसका क्या गेम खेल सकते हो आप? काफी सारी चीजें हैं सर जो ये आपको करनी पड़ेंगी। अब आप देखिए सर, जैसे ही ट्रंप आ रहा है, भारत का जो हमारा गार्लिक चटनी साहब हैं उनके एम्बेसडर, वो भाग रहे हैं यहाँ से। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। उसको भेजा गया था भारत में कुछ उल्टे काम करने के लिए, सेपरेटिस्ट से मिलने के लिए, ये सब करने के लिए, और मोदी साहब को डेंट मारने के लिए, या मोदी साहब को इलेक्शन हराने के लिए। वो कर नहीं पाया, वो डेंट मार लिया, चल ठीक है, बट कर नहीं पाया। जो उनको चाहिए था वो हुआ नहीं। इतना पैसा वो सा खर्च करके भी कुछ नहीं हुआ, इतना वो टाइट टी शर्ट पहनने के बाद भी कुछ हुआ नहीं गेम। तो ये एक एक पूरा ये गेम चलेगी सर, अभी तो शुरुआत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यू विल फाइंड नाउ टाइमिंग के हिसाब से, अगर आप देखें सर 1 जनवरी 2025 से इवन गवर्नमेंट थोड़ी फ्रंट फुट पे आई है, ठीक है। और सोरोस का पूरा गच्चा निकाला इन लोगों ने बाहर, सोनिया गांधी पे अटैक्स करे, जो पहले नहीं करा, इन लोगों ने कभी नहीं करा। उसके बाद आप देखिए सर, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, और हमको पता है अरविंद केजरीवाल के इंटरनेशनल लिंक्स हैं, उसको लिटरली ये धोने वाले हैं। वो जीतेगा तो हारेगा दिल्ली में, हारेगा तो हारेगा। दोनों तरफ से बीजेपी इज इन द प्लस, इधर वेज आप लुक एट। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर, आपको एकदम से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। तो ही इज इन अ बैड शेप राइट नाउ, और इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट गया है। सो दे आर आल्सो टेकिंग हार्ड स्टेप्स, यू नो, ये अंदर से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, मणिपुर में क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो इनको पता है हवा बदल रही है, एंड दैट स्लोली, वो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर है, ऐसे करके शिफ्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से बाय द टाइम यू रीच फरवरी एंड मार्च, आपको डंडा खुले में दिखेगा। बिल्कुल। बिकॉज हवा बदलेगी सर। तो और वो स्टार्ट करने के लिए जो आपको यूएस से कोऑपरेशन चाहिए, जो आपको यूएस से डिमांड चाहिए, खालिस्तानियों को क्या होगा भाई, ये टट्टू खड़े होकर उल्टी बातें करता है, जरा इसको पकड़ो, इधर को लेके आओ, या तो चुप कराओ, हमको पता है ये तुम्हारा सीआईए का एसेट है,
चेक करो, ये वो, ऑल दैट स्टफ विल हैव टू कम इनटू प्ले। एंड अमेरिका को भी पता है सर, आपको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जाके अगर रशिया और चाइना के साथ जाके बैठ गए, सही। जिनका खतरा उनको है, दे विल हैव अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट। तो अगर आपने ब्रिक्स पे अपना वेट पूरा डाल दिया, एंड दे विल लाइक, ओ नहीं 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 नहीं, दिस डजंट वर्क, बिकॉज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हिल जाएगा। तो आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर अभी एक टाइम है हमारे पास, हमको इस चीज को लेवरेज करना है आगे जाके। डीप स्टेट में अपने बंदे घुसाने हैं, अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे जो मर्जी हो, अपने बंदे घुसने हैं। हमको 50 और अडानी अंबानी खड़े करने हैं देश के अंदर। सो द लॉट नीड्स टू बी डन, बट काम शुरू अब से, यू विल फाइंड दैट ये चीजें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। तो जियो पॉलिटिक्स में अब थोड़ा फास्ट गेम रहेगा सर, अगले 6-8 महीने में यू विल फाइंड दुनिया पूरी पूरी बदल जाएगी, नक्शा बदल जाएगा दुनिया का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम लिया है। अभी पिछले दिनों उसने कोई पॉडकास्ट किया था किसी के साथ, और जो उसमें कह दिया कि भारत में भी सरकार जो है वो बदल गई। मतलब पप्पुओं की वहां भी कमी नहीं है। लोगों का अरे भ्रम तोड़ दिया इसने कि ये कोई बहुत बुद्धिमान आदमी है या इसको बहुत नॉलेज है। मतलब भारत जैसे देश के बारे में भी उसको जानकारी नहीं है कि यहाँ रिजीम चेंज नहीं हुई भैया। सर इनका ना देखिए, तभी मैं बोलता हूँ अमेरिकन का जो एक व्यू है, वर्ल्ड व्यू है, वो बड़ा वन वर्ल्ड व्यू है। इनको अपने नाक के आगे कुछ नहीं दिखता है, दे कांट सी एनीथिंग। एंड दिस टेल्स यू, आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि इनको कोई नॉलेज नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो एक सीआईए की एनालिस्ट है, मैं उससे लड़ता रहता हूँ काफी बारी, मेरे को तो अभी ब्लॉक कर दिया उसने ट्विटर में। इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है सर, और ये गधों के एनालिसिस के पीछे बढ़ते रहते हैं। इनका बेस्ट पार्टनर कौन है पता है इस रीजन के अंदर? पाकिस्तान। पीठ पीछे तुमको 20 साल उसने छुरी घोंपी है, फिर भी तुमको अकल नहीं आई कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। तो सर अमेरिकन का वर्ल्ड व्यू, तभी इनकी हालत ये है, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एनीमोर। एक टाइम था सर, अमेरिका दुनिया का गुंडा था, जहां मर्जी जाके जो मर्जी करता था, पीपल यूज्ड टू लिसन टू हिम, नीचे रुकते थे और भाई सर सर हाँ सर। आज लोग बोलते हैं यार भाग जा यहाँ से, यार मेरे को जो करना मैं करूंगा, तू जा यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्या करेगा तू उधर? मेरे को ये करेगा, ठहर जा मैं उधर जाता हूँ। स्मॉलर कंट्रीज आर सेइंग दिस। हम तो जो बोलते हैं सर, छोटी छोटी कंट्रीज अफ्रीका में आज लात मारती है इनको, बोलो भागो यहाँ से, नहीं सुनते तुम्हारी बात, कर लो सैंक्शन जो करना तुमको। सो ये चीजें अभी दुनिया के आगे आ रही है, जिस तरह से इन लोगों ने रशिया के साथ बिहेव करा है, और रशिया बड़ा काम रहा है इन चीजों के अंदर, दुनिया देखती है इसको। देखिए सर, ग्लोबल साउथ में जो आप मीटिंग्स करते हैं, उसके अंदर आप बात भी तो करते होंगे ना, आप बताते होंगे लोगों को, देखिए हमारे साथ क्या होता है यहाँ पर, इलेक्शन इंटरफेरेंस करते हैं, ये ऐसे नैरेटिव चलते हैं हमारे साथ, ये बंदा देखो क्या करता है। सो देन द वर्ल्ड आल्सो नोस कि यार ये ठीक नहीं है ना। तो वो दिन गए सर। जकरबर्ग का क्या है सर, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया, बट उसका देखिए आप, देखिए किस तरह से यू टर्न मारा उसने। कहता है जो बाइडेन की सरकार मुझे फोन करके धमकाती थी कोविड के टाइम पे, तो ये तो चीजें वो बोलने को तैयार है सर। अब आप देखिए कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो उसने नहीं बोली ना। सही है। अब वो क्या है, किसको पता नहीं लेकिन सर। पाकिस्तानियों से इसलिए भी अमेरिका की बनती होगी क्योंकि अमेरिका, ये पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि सबसे ज्यादा गधे वहीं हैं। और एक चुटकुला पिछले दिनों बड़ा मजेदार मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान का एक सैनिक भारत के सैनिक से कह रहा है कि देखो अब हमारी सारी दरिद्रगी, सारी गरीबी, ये सब जो हम आटे के कट्टे के पीछे भाग रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। बोला कैसे? बोला हम चीन को 1 करोड़ गधे बेच रहे हैं और अब हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो भारत का सैनिक उससे कह रहा है कि एक गधा हमारा भी बिकवा दो। तो वो कह रहा कि नहीं नहीं, उसको नहीं बिकवा सकते हम, उसका कोई कोई खरीदार नहीं है। अब यही है सर, देख लीजिए क्या हालत है इनकी। आप आई मीन पाकिस्तानियों के साथ देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली एक चीज और बताऊं, अमेरिका की बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होने वाली है पाकिस्तान के साथ। एंड अमेरिका को पसंद नहीं है कि जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये चाइना के साथ बैठा हुआ है, ये वो एंड ऑल दैट। तो आप देखेंगे अभी अमेरिका प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे। और अभी थोड़े दिन पहले $20 बिलियन का 10 साल में वर्ल्ड बैंक से उसको कुछ कर्जा मिलेगा। मैंने तो बड़ा क्लियरली बोला था अपने चैनल में, ये चाइना को पैसे वापस देने की पहली इंस्टॉलमेंट है। बेटा सुधर जा, तेरे को पैसे दे रहा हूं,
भूल जा चाइना, नहीं तो ना तू बचेगा, ना चाइना बचेगा इधर पे। और देख लीजिए सर, वही हो रहा है। ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस हो, और चाइना को ये अंदर खींच के मारेंगे वहाँ पर। दे विल डू दिस, क्योंकि सर देखिए, जिहादियों के साथ ये काम कराना बड़ा सिंपल है। अमेरिका को खुद इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी पड़ती, और पाकिस्तान इज़ एवर विलिंग टू वर्क विद जिहादी सर, एवर विलिंग। वो तो बड़ा खुश होता है, ओए जिहादी में सर मेरे को पैसे दे दो, मैं कर लूँगा। तो ये देखिए ये कर रहे हैं सर। दे आर डूइंग इट, एंड मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ आपको, आपको 1 डेढ़ साल के अंदर ये चीज़ दिखेगी जब पाकिस्तान और चाइना खुले में एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे होंगे। अगर पाकिस्तान तब तक बचा तो। क्योंकि अमेरिका भी बदमाश है सर। अमेरिका को पता है ये सारा पंजाबी मुसलमान जो जर्नैल है, ये बहुत गंदी चीज़ है। इसके साथ डील नहीं कर सकते तुम। तो वो भी अब देखिए, ये जो बलूचिस्तान में जो चीज़ें चलती हैं, क्या नाम है, महारंग बलोच और ये लोग, कौन फंड करता है? तो सीआईए फंड करती है उसको। वो वेस्ट में जाके, उसको कभी इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? कहीं नहीं। वो वेस्ट में जाती है सर, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके, उसके ऐसे रिसेप्शन होता है, ये होता है, वो होता है। उसको भी फंड कर रही है वो पीछे से। तो इनको पता है सर, अमेरिका का आँख इस टाइम पे बलूचिस्तान पे है सर, क्योंकि उनको वो एक बेस चाहिए, ग्वादर का। ठीक है? जो चाइनीज़ के हाथ में है, बलूचिस्तान का ये बेस अमेरिका लेगा इनसे, और उसके लिए इनको फ्यूचर प्लान में पाकिस्तान तोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, एक रूमर आया था ना, क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियार पे क्या न्यूक्लियर साइंटिस्ट किडनैप हो गए। मैं तो हँस रहा था, पता नहीं कौन से न्यूक्लियर, कौन से हथियार और कौन से साइंटिस्ट। बट देखिए सर, एक नैरेटिव तो बन गया ना कि भाई साहब हेलो, तुम अपने साइंटिस्ट को सेफ नहीं कर सकते? अच्छा, ज़रा आप बताना हथियार कहाँ है? सही है। तो ये सर बिगिनिंग ऑफ द एंड है पाकिस्तान का। एज़ एन एंटिटी सर टूट तो चुका है। मैप आप जितने मर्ज़ी बना लो। अब पाकिस्तानी बड़ा अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा हमारा ये है, गया सर इनके हाथ से। यहाँ पर आर्मी घुस जाए, कोई घुस जाए वहाँ, सर आर्मी को पता है क्या बोलता है टीटीपी वाले? ज़्यादा बदतमीज़ी मत करो, तुम्हारी बीवियाँ उठा के ले जाएँगे नहीं तो। बिल्कुल सही। बीवियाँ उठा के ले जाएँगे, आर्मी की। और अब इससे और ज़्यादा बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान आर्मी के लोग निशाने पर हैं। जी, इस पर एक अलग से शो करेंगे आदि जी, जब भी आप टाइम देंगे। आदि जी, जी, आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।